हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नीट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो हमारे रिप्रोडक्शन यूनिट से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो रिप्रोडक्शन यूनिट है इसमें से हमारा कौन कौन सा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पर दिया गया है कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज दिया गया है और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिया गया है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में यहाँ पर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दो प्रकार के जो आपका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हम लोगों को बाइनरी फिजन पढ़ना है, स्पोरुलेशन पढ़ना है, बडिंग पढ़ना है, जेम्यूल पढ़ना है, फ्रेगमेंटेशन पढ़ना है, वेजिटेटिव है जो पौधों में उसके बारे में भी पढ़ना है। दूसरे चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है, दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं रिप्रोडक्शन जो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स दिया गया है, जिसके अंतर्गत पौधों में होने वाले लैंगिक जन्म के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम लोगों को फ्लावर स्ट्रक्चर पढ़ना है, यानी कि पुष्प की संरचना पढ़नी है, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स पढ़ना है। मीन्स इसके अगर हिंदी में बात करें तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि पुंकेसर और स्त्री केसर के बनने की या इसके जो इक्सेल होते हैं या पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनके बनने की बात यहाँ पर कही जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर देख रहे हैं पॉलिनेशन टाइप्स दिया गया है, एजेंसीज एंड एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस जैसे कि पोलन पिस्टिल इन इंट्रैक्शंस। इसके अलावा हम बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। इसके बाद में हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ सीड दिया गया है एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स। स्पेशल मोड्स जो हैं एपोमैक्सिस, पार्थेनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियोनी, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट्स फॉर्मेशन। तो ये हमें दूसरे चैप्टर में पढ़ने हैं। इसके बाद में हम अगला चैप्टर की बात करते हैं जो हमारा रिप्रोडक्शन यूनिट में ही आएगा। जो हमारा जो यूनिट चलेगा वो रिप्रोडक्शन ही रहेगा, लेकिन चैप्टर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा अगला चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो यहाँ पर दिया गया है मेल एंड फीमेल। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा इसके पहले वाले चैप्टर में प्लांट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। अब यहाँ पर पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी पढ़ना है, ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी के बारे में पढ़ना है, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेस्चुरल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या एम्ब्रियो डेवलपमेंट अप टू ब्लास्टोसिस। यहाँ पर फॉर्मेशन यहाँ ब्लास्टोसिस के फॉर्मेशन की बात की गई है और इम्प्लांटेशन पढ़ना है, प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन पढ़ना है। जो हमारे यहाँ पर जनरल आइडियाज यानी कि बेसिक चीज़ें पढ़नी हैं। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है पार्चुरेशन दिया गया है और लैक्टेशन दिया गया है। ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर पढ़नी है। और जो रिप्रोडक्शन यूनिट चल रहा है उसमें से लास्ट जो हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ दिया गया है। इसके अंतर्गत हम लोगों को क्या पढ़ना है, नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज मीन्स STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में पढ़ना है, बर्थ कंट्रोल के बारे में पढ़ना है, नीड एंड मेथड्स मीन्स इसकी क्या आवश्यकता है और इसके क्या मेथड्स हैं। इसके अलावा कंट्रासेप्शन एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP पढ़नी है और एमिनोसेंटेसिस पढ़नी है। इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज ART के अंतर्गत हम लोगों को IVF पढ़ना है, ZIFT पढ़ना है और GIFT पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो हमारा पहला चैप्टर आप लोगों को पहले ही हमने दिखाया था कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ना है, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज पढ़ना है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ना है, एसेक्सुअल जो आपके अंतर्गत आते हैं बाइनरी जैसे फिजन, स्पोरुलेशन, बडिंग, जेम्यूल फॉर्मेशन और फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन प्लांट्स। इतनी सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर इस वीडियो में पढ़ेंगे। बच्चों देखिए, हमारा जो उद्देश्य है ये है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये पता चल सके कि हम लोगों को आखिर पढ़ना क्या है और किस प्रकार से मैटर हम लोगों को कलेक्ट करना है या नोट्स को प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन वास्तव में है क्या। तो रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हम लोगों को तीन चीज़ें पढ़नी है। एक तो लाइफ साइकिल पढ़ना है या लाइफ स्पैन पढ़ना है, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो जो हमारा लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन किसको कहते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, बर्थ लाइफ स्पैन मीन्स नेचुरल डेथ। बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड होता है उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। इसके बाद हम अगर डिफिनेशन की बात करें तो दिया गया है अ पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ मीन्स जन्म से लेकर के जो प्राकृतिक रूप से जो मृत्यु होती है उसके बीच का जो समय होता है उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं। अब लाइफ स्पैन जो होता है ये वेरीज होता है, मीन्स वेरी करता है डिफरेंट स्पीसीज और ये हैबिटाट और
सराउंडिंग्स पर भी डिपेंडेंट होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे जो लाइफ स्पैन, जो वेरिएशंस ऑफ लाइफ स्पैन होता है, मीन्स लाइफ स्पैन में जो भिन्नता होती है। यहाँ पर हम बात करेंगे जो कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ स्पैन बहुत अधिक होती है। मैक्सिमम जो लाइफ स्पैन होता है, जैसे बहुत सारे जीवधारियों का जीवन काल बहुत लंबा होता है। एवरेज का मतलब होता है कि जब कोई जीवधारी बहुत सारे या स्पेसीज, जैसे मान लीजिए मनुष्य का जीवन काल जो है 60 से लेकर के 80 साल 120 तक होता है, तो एवरेज इसका जो है 80 साल मान लिया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिया गया है, मीन्स कितना कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे जो स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स का जीवन काल थाउजेंड्स ऑफ ईयर होता है, तो लाइफ स्पैन का जो है थाउजेंड्स ऑफ ईयर हो जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो हमारे कुछ यहाँ पर ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, उनका लाइफ स्पैन दिया गया है, तो ये एनसीईआरटी बुक में रजिस्टर्ड है। आपको जो है नीट के क्वेश्चन में, नीट के जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि किस जीवधारी का जीवन काल कितना होता है। तो जैसे कुछ जीवधारी यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, जैसे एलिफेंट्स, ये एनसीईआरटी के बुक से लिए गए हैं। ये एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं, जैसे जो हमारा ऑर्गेनिज्म दिया गया है और इधर लाइफ स्पैन दिया गया है इस तरफ। ऑर्गेनिज्म हमारा एलिफेंट जैसे लिखा हुआ है 60 से 90 ईयर, हॉर्स जो है 60 ईयर, और क्रोकोडाइल जो हमारा होता है यहाँ पर दिया गया है 60 ईयर, और बानियान ट्री जो होता है यहाँ पर 200 ईयर दिया गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे जो राइस हमारा होता है 3 to 4 मंथ्स का होता है, इसका लाइफ स्पैन जो होता है 3 to 4 मंथ्स का होता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर टर्टवाइज दिया गया है 100 to 150 ईयर्स दिया गया है। यहाँ पर जैसे पैरेट दिया गया है, पैरेट 140 ईयर्स दिया गया है, काऊ 20 to 25 ईयर्स दिया गया है, बनाना 25 ईयर्स दिया गया है, क्रू 15 ईयर दिया गया है, और डॉग जो है 20 to 30 ईयर्स दिया गया है। इसके अलावा हमारे कुछ और जीवधारी दिए गए हैं। यहाँ पर रोज दिया गया है, रोज का लाइफ स्पैन जो है 5 to 7 ईयर दिया गया है, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स दिया गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कुछ इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको आप याद रखिएगा और अपने नोट्स बुक में जो है नोट्स करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, जो आप यहाँ पर नोटबुक में देख रहे हैं, इसको आप नोटबुक जरूर प्रिपेयर करिएगा, और जब भी आप पढ़ें तो उसमें जो नई चीजें मिलती जाएं उसको वहां पर जोड़ते जरूर जाएं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब ये वीडियो या हमारा जो एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तो एमसीक्यू भी क्वेश्चन हम करवाएंगे, तो उस पर आप करके देखिएगा कितना आपका तैयार हुआ है, कितना क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, या जो भी आप जो हमारे बच्चे कोचिंग करते हैं उसका भी आप इस एसटी वगैरह हल कर सकते हैं। गूगल से आप जो है ऑनलाइन जो है टेस्ट दे सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिए गए हैं, जैसे लिखा हुआ है लाइफ स्पैन क्या है। तो लाइफ स्पैन हमने कहा था अ पीरियड बिटवीन बर्थ टू अ पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ, मीन्स जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच का जो समय होता है उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर महत्वपूर्ण लाइनें देखते हैं, लिखा हुआ है लाइफ स्पैन नॉट डिपेंड ऑन साइज, मतलब लाइफ स्पैन या जीवन काल जो होता है वो किसी भी जीवधारी के साइज पर डिपेंड नहीं करता है, कि जिस जीवधारी का जो साइज बहुत बड़ा होगा तो उसका जीवन काल बहुत अधिक होगा, ये किसी भी प्रकार से मायने नहीं रखता है। मीन्स लाइफ स्पैन नॉट डिपेंड ऑन साइज, मीन्स जीवन काल किसी भी प्रकार से साइज पर निर्भर नहीं होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे, अगला यहाँ पर पॉइंट दिया गया है लाइफ इज वेरिएबल डेथ इज सर्टेन, मीन्स लाइफ यहाँ पर जीवन जो है हमारा वेरिएबल है, बट डेथ इज सर्टेन, मीन्स मृत्यु निश्चित है। इसके अलावा हम बात करेंगे ओल्डर टाइम शॉर्ट लाइफ स्पैन, मीन्स जो हमारे पहले जीवधारी हुआ करते थे, जो बहुत ही पहले जीवधारी हुआ करते थे, उनका जीवन काल बहुत कम होता था, लेकिन जो अब आधुनिक या उसके बाद के जो जीवधारी हुए हैं उनका लॉन्ग टाइम स्पैन दिया गया है, मीन्स लॉन्ग लाइफ स्पैन दिया गया है। उसके अलावा हम बात करेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज इमोर्टल, दैट इज अमीबा, मीन्स जो हमारे एक कोशिकीय जीवधारी होते हैं, अकोशिकीय जीवधारी होते हैं, वो क्या होते हैं, नश्वर होते हैं, नश्वर नहीं होते हैं, अर्थात वो इमोर्टल होते हैं, अर्थात वो अमर होते हैं, कभी भी उनका जो है जीवन का जो समापन नहीं होता है, क्योंकि अपने समापन से पूर्व ही क्या करते हैं, उनका प्रोटोप्लाज्म 2 भागों में बट जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर कि एवरी सेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब मीन्स प्रत्येक कोशिका जो उत्पन्न होती है वो कहाँ से उत्पन्न होती है, जो पहले से विद्यमान, मीन्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, प्रत्येक कोशिका का उत्पन्न होना क्या होता है, कहाँ से उत्पादन होता है, पहले से विद्यमान कोशिका से ही होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर
कि जो हमारी डॉटर सेल, जैसे हमने अभी कहा था कि जो अमीबा होता है, अमीबा की कभी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि जो अमीबा पेरेंट्स है ये अपने मृत्यु के नजदीक, या ये इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसका अस्तित्व समाप्त होने से पहले ही इसका प्रोटोप्लाज्म 2 भागों में बंट जाता है, डॉटर न्यूक्लाई में बंट जाता है। अब कुछ बच्चे हमारे कहेंगे इसको डॉटर न्यूक्लाई क्यों कहते हैं, डॉटर सेल क्यों कहते हैं, सन कह दें। देखो डॉटर हमेशा आप सभी जानते हैं कि जो संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है डॉटर में होती है, और ये जो यहाँ पर पेरेंट्स दिया गया है इससे 2 डॉटर न्यूक्लाई बनते हैं, 2 सेल्स बनती हैं, फिर आगे चल करके वो क्या करेंगी, फिर से 2 डॉटर न्यूक्लाई बनाएंगी, तो इसीलिए उनको डॉटर सेल कहा जाता है, डॉटर न्यूक्लाई कहा जाता है, जिनमें डिवीजन करने की क्षमता होती है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, यहां पर दिया गया है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मीन्स कोशिका जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। ये बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके हम लाइफ स्पैन पढ़ चुके हैं, लाइफ स्पैन के बारे में समझ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन जो होता है, क्योंकि लाइफ स्पैन के बाद में हमारा क्या आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। तो हम पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम रिप्रोडक्शन जान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन वास्तव में है क्या। तो रिप्रोडक्शन इज द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ एन इंडिविजुअल, मीन्स प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपने जीवधारी या अपने को समाप्त करने से पहले ही क्या करता है, अपने जैसा ही जीवधारी उत्पन्न कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसकी और भी परिभाषाएं अभी हम आपको बताएंगे। इसे बायोजेनेसिस भी कहा जाता है। बायोजेनेसिस शब्द का प्रयोग लुईस पास्चर ने किया था। अगली डेफिनेशन यहां पर देखते हैं, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस प्रोजेनी ऑफ इटसेल्फ, मीन्स रिप्रोडक्शन एक ऐसी जैविक क्रिया है जिसके माध्यम से क्या होता है, प्रोजेनी अर्थात संतान की उत्पत्ति स्वयं जीवधारी करता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन का अध्ययन जिसका अंतर्गत हम करते हैं उस शाखा को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, क्योंकि एम्ब्रियो का निर्माण जो हमारा होता है उसी से जीवधारी का निर्माण होता है, उसे हम जीवधारी कहते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे हु इज द फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, मीन्स भारत के भ्रूण जैविकी विज्ञान या भ्रूणकी के जनक कौन है, तो प्रोफेसर पी महेश्वरी हैं, अर्थात पंचानन महेश्वरी हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे, दिया गया है फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कार्ल अर्नेस्ट वान वेयर हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे, एक डिफिनेशन अभी आपको और हम बता देते हैं, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस और ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ, मीन्स प्रजनन एक ऐसी जैविक क्रिया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक जीवधारी या एक जीवधारी गिव्स राइज उत्पन्न करता है, टू यंग मीन्स नया, वंस मीन्स कोई एक, ऑफस्प्रिंग मीन्स संतान, सिमिलर मीन्स स्वयं उसी तरह की, मिलती जुलती, टू इटसेल्फ मीन्स स्वयं से मिलती जुलती संतान जो उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है या जो उत्पन्न करता है, ऐसे जीवधारी की जो क्रिया होती है या जो जैविक क्रिया होती है, उस जीवधारी में होने वाली ऐसी जैविक क्रिया को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अर्थात हिंदी में बात करें, रिप्रोडक्शन एक ऐसी जैविक क्रिया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक जीवधारी या कोई एक जीवधारी अपनी जैसी ही संतान को उत्पन्न करता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर लैंग्वेज को लेकर के कोई इश्यूज नहीं है। आप सभी जानते हैं कि हमारे पास में 13 लैंग्वेज भी उपस्थित हैं हमारे पास में। अगर आप इंग्लिश नहीं आती है तो अपनी आप लोकल लैंग्वेज भी चुन सकते हैं, तो इसमें कोई लैंग्वेज का इश्यू नहीं है। अगर आपको लैंग्वेज के बारे में नहीं पता है तो हमारी पार्ट 1 वीडियो को देखिएगा, सारी जानकारी आपको मिलेगी वहाँ पर। आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नीट वाली प्लेलिस्ट में जा करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन सॉल्व्स फॉलोइंग पर्पज, मीन्स रिप्रोडक्शन के माध्यम से कौन सी समस्याएं या इसको सॉल्व करने के क्या उद्देश्य होते हैं। तो लिखा कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, मीन्स ये जीवन की निरंतरता को बनाए रखता है। और वेरिएशंस मतलब भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो भिन्नताएं उत्पन्न नहीं। वीडियो को आप इंटरेस्ट के साथ देखिए, आप परेशान मत होइएगा, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद में हम आपको एमसीक्यू भी बताएंगे, क्वेश्चन कैसे क्रिएट होंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहां से क्वेश्चन निकालेंगे, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए, आप चैनल पर बने रहिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको ऐसी वीडियो की आवश्यकता होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपके पास में पहुंच जाएगी, नोटिफिकेशन
आपके पास में पहुंच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर देखिए बारी आ जाती है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स रिप्रोडक्शन के जो होने का जो प्रक्रम है या किस माध्यम से होता है या कितने प्रकार का होता है, वो सारी चीजें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे। मीन्स टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल दिया गया है। तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वीडियो में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही बात करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं इस कुछ लक्षण दिए गए हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हमेशा सिंगल पेरेंट्स यानी सिंगल जनक ही इन्वॉल्व होता है। उसके बाद हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल टाइप का होता है, कम टाइम लेता है मीन्स लेस टाइम कंज्यूमिंग वाइटल जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, और लेस कॉम्प्लेक्स ये ज्यादा जटिल नहीं होती है। गैमेट फॉर्मेशन में मीन्स गैमेट फॉर्मेशन हो सकते हैं और नॉट मीन्स बन भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। लिखा है नॉट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, इसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, इसीलिए इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया है पार्थेनोजेनेसिस पर हम पढ़ेंगे पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में यहाँ पर देख रहे हैं कि जो गैमेट फॉर्म यानी कि गैमेट इसमें बनता है, इसके लिए हम बात करेंगे जो पार्थेनोजेनेसिस होती है। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है बिना निषेचन के ही जीवधारी का निर्माण हो जाए, तो उसे हम पार्थेनोजेनेसिस अर्थात अनिषेक जनन कहते हैं। अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस यहाँ पर 3 प्रकार का दिया गया है। एरिनोटॉकी दिया गया है, थेलिटॉकी दिया गया है और एम्फीटॉकी दिया गया है। एरिनोटॉकी में यहाँ पर आप ड्रोन्स देख रहे हैं, वेस्प्स देख रहे हैं और टर्कीज देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, जो ड्रोन्स होता है ये हैप्लॉयड होता है क्योंकि इसमें जो है निषेचन नहीं होता है, और ड्रोन लिंग रूप से नर होता है। यहाँ पर दिया गया है थेलिटॉकी में आप देख रहे हैं फीमेल सर्टेन मीन्स फीमेल निश्चित है और ये लिजार्ड में होता है। एम्फीटॉकी दिया गया है, एम्फीटॉकी में यहाँ पर एम्फिट्स आते हैं और इसमें मेल एंड फीमेल कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं पार्थेनोजेनेसिस में हम लोगों ने पढ़ा था कि गैमेट फॉर्म गैमेट बनते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, लिखा है विदाउट गैमेट, गैमेट नहीं बनते हैं। फिजन जो हमारा होता है 2 प्रकार का होता है, लेकिन एनसीईआरटी में हम लोगों को क्या पढ़ना है, बाइनरी फिजन ही पढ़ना है। लेकिन हम यहाँ पर क्या किए हैं, दोनों फिजन आपको बताने की कोशिश की है, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे इंटरमीडिएट के भी यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें बताना आवश्यक हो गया है। लेकिन इतना बता दें एनसीईआरटी में आपसे मल्टीपल फिजन नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं जो फिजन हमारा होता है 2 प्रकार का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन होता है, या बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन दिया गया है यहाँ पर। अब हम बात करेंगे जो बाइनरी फिजन है यहाँ पर। बाइनरी फिजन आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, अभी आप यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाइनरी फिजन यहाँ पर कितने प्रकार का होता है। तो बाइनरी फिजन यहाँ पर दिया गया है सिंपल प्रकार का होता है, लॉन्गिट्यूडनल दिया गया है, ऑब्लिक बाइनरी फिजन दिया गया है और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन दिया गया है। बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है। जब कोई भी एक पेरेंटल सेल मीन्स पेरेंटल सेल का लगभग 2 लगभग समान भागों में या संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाना क्या कहलाता है, फिजन कहलाता है या बाइनरी फिजन कहलाता है। जब कोई भी पेरेंटल सेल लगभग 2 समान भागों में या 2 डॉटर सेल में विभाजित हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो सिंपल बाइनरी फिजन दिया गया है अमीबा और बैक्टीरिया में होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पेरेंट सेल है, यहाँ पर न्यूक्लियस दिया गया है और यहाँ पर न्यूक्लियस देखिए डॉटर न्यूक्लाई में 2 भागों में बट जा रहा है और ये यहाँ पर डॉटर सेल बन जा रही हैं। तो ये अमीबा में जो है बाइनरी फिजन दिया गया है और बाइनरी फिजन सिंपल टाइप का है। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनली जो बाइनरी फिजन दिया गया है ये युगलिना में पाया जाता है और वाइटिसेला में पाया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं युगलिना में किस प्रकार से पहले न्यूक्लियस बट जा रहा है और फिर यहाँ पर जो है नया द्विधारी बट पा रहे हैं या बन पा रहे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसवर्स दिया गया है, पैरामीशियम और प्लेनेरिया में होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर पैरामीशियम में बाइनरी फिजन हो रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर मल्टीपल फिजन। यहाँ पर देखेंगे ये एनसीईआरटी में है नहीं, फिर से बता दें, लेकिन मल्टीपल फिजन को हमने यहाँ पर दे रखा है ताकि इंटरमीडिएट वाले बच्चे भी ध्यान से समझ सकें। इसके अलावा हम बात करेंगे मल्टीपल जो फिजन होता है ये इसके अंतर्गत प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्ट आता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मल्टीपल फिजन का मतलब होता है जब कोई भी जीवधारी यहाँ पर दिया गया है तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस या प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसके ऊपर सिस्ट वाल बन जाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सिस्ट वाल बन जा रही है और फिर यहाँ पर डॉटर जो न्यूक्लाई होंगे उसमें सेल डिवीजन शुरू हो जाता है और इस प्रकार से मीरोजॉइट्स बनते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, मल्टीपल फिजन कहेंगे। इसमें बहुत सारे जो है जीवधारी एक साथ उत्पन्न होते हैं तो इसको मल्टीपल फिजन कहा जाता है।
अगला यहाँ पर पढ़ेंगे कि बडिंग के बारे में। बडिंग को हम क्या कहते हैं? टरूलेशन भी कहते हैं। बडिंग इज, यहाँ पर बडिंग की डिफिनीशन देख लेते हैं कि बडिंग आखिर किसको कहते हैं। बडिंग इज एन asexual reproduction method in which a new organism develop from a bud of an existing organism। मीन्स बडिंग एक ऐसी अलैंगिक जनन प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, या जिसके अंतर्गत क्या होता है, कोई भी जीवधारी जो होता है वो उत्पन्न होता है। किससे होता है? जो पुराना जीवधारी या जो पेरेंट्स जीवधारी होता है, पेरेंटल ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी कोई आउटग्रोथ निकलती है या कोई बड निकलती है, उससे जो है नए जीवधारी का विकास होता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं, टरूलेशन कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो बडिंग होता है कितने प्रकार का होता है। तो बडिंग यहाँ पर देख रहे हैं एक्सटर्नल बडिंग होती है और इंटरनल बडिंग भी पाई जाती है। एक्सटर्नल बडिंग का मतलब यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रा, ईस्ट, साइकॉन और मार्केंसिया में पाया जाता है। आप हाइड्रा में देख रहे हैं ये जीवधारी जो है इसमें अभी जो है आउटग्रोथ दिखी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर आगे देख सकते हैं कि जो बड ये है आउटग्रोथ बड में कन्वर्ट हुई है, बट ये आफ्टर सम टाइम क्या होगा, यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाती है और ये क्या करेगी, एक नए जीवधारी का विकास करती है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप ईस्ट में भी देख रहे हैं ये आउटग्रोथ डेवलप होती है और फिर ये ईस्ट की जो डॉटर न्यूक्लाई है ये सेपरेट हो जाती है और दो ईस्ट या नए ईस्ट का निर्माण होता है। इसी प्रकार से यहाँ ब्रायोफिल्म में देख रहे हैं जिसे हम अजूबा कहते हैं, यहाँ पर भी जो है एक्सटर्नल बडिंग होती है। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं जो यहाँ पर इंटरनल बडिंग होती है जिसे हम जेम्यूल कहते हैं, ये स्पंजेस में पाया जाता है और स्पंजेस में जो कॉइनोसाइट सेल्स होती हैं ये उसको प्रोटेक्ट करती हैं। और इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारी जो है जेम्यूल या सेल्स यहाँ पर डॉटर सेल्स दी गई हैं और ये क्या होता है, जब रप्चर्ड होता है तो बहुत सारे यहाँ पर स्पंजेस बनते हैं। तो इस प्रकार की जो बड होगी उसे हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल बड, इंटरनल बडिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटरनल बडिंग कहेंगे, क्योंकि ये आंतरिक संरचना के अंदर पाई जाती हैं। अगला यहाँ पर देख रहे हैं एस्पोरुलेशन। एस्पोरुलेशन किसको कहते हैं? जिसे हम हिंदी में कहेंगे बीजाणु निर्माण या बीजाणु उत्पत्ति। यह क्या होता है? कवक, शैवाल तथा निम्न वर्ग के पादपों जैसे ब्रायोफाइट्स आदि में बीजाणुओं की उत्पत्ति जो है अलैंगिक जनन द्वारा होती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? बीजाणु निर्माण या स्पोरुलेशन कहलाती है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके कई भाग होते हैं, जैसे यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं बारी बारी से। जो भी यहाँ पर दिया गया है आपको बारी बारी से यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे जोस्पोर। जोस्पोर प्रकार का स्पोरुलेशन किस में पाया जाता है? एल्ब्यूगो में पाया जाता है, फाइटोप्थेरा में पाया जाता है, क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है और जो हमारे एक्वेटिक फंजाई होते हैं उनमें जोस्पोर पाया जाता है। देखिए नीट एग्जाम में आपसे यही पूछा जा सकता है कि जोस्पोर किस में पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर किसको कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं अचल बीजाणु। तो अचल बीजाणु जो है किसमें होंगे? कुछ वायवीय कवक सूत्र के स्वतंत्र सिरे पर बीजाणुधानी स्पोरेंजियम का निर्माण होता है और बीजाणुधानी में समसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणु बनते हैं। बीजाणु एक कोश के सूक्ष्म एवं केंद्रक युक्त संरचना होती है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि ये स्थलीय कवकों में बीजाणु अचल या कशाभिका विहीन होते हैं ताकि अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु मुक्त होकर कवक सूत्र बनाते हैं। तो इस प्रकार हम बात करेंगे कि इनका परिकिरणन जो होगा वो वायु द्वारा होता है। तो इस प्रकार से आप इनका एग्जाम्पल याद रखेंगे, राइजोपस और म्यूकर। इसके बाद हम बात करते हैं एकाइनेट्स। एकाइनेट्स क्या होता है? एकाइनेट्स जो होता है इसे हम हिंदी में निश्चेष्ट बीजाणु कहते हैं और इस प्रकार का जो है, इस प्रकार के बीजाणुओं की उत्पत्ति सूखे की अवस्था में होती है, ड्रॉट। तो सूखे की अवस्था में होती है और अनुकूल अवस्था में प्रत्येक जो निश्चेष्ट या एकाइनेट्स जो होते हैं बीजाणु सीधे या फिर चल बीजाणु बनकर नए पौधे में अंकुरित हो जाता है, जैसे ओडोगोनियम, नॉस्टॉक। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है इन केस ऑफ ड्रॉट, यानी कि ये सूखे की स्थिति में उत्पन्न होते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है पाल्मेला। पाल्मेला किसको कहते हैं? पाल्मेला स्टेज क्या है?
जैसे इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्लेमाइडोमोनास दिया गया है, यूलोथ्रिक्स दिया गया है। पाल्मेला यहाँ लिखा हुआ है, ये आप समझ सकते हैं। कुछ पौधे पानी की कमी के कारण नम भूमि में पड़े रहते हैं और इनकी कोशिकाएं अनेक भागों में विभाजित होकर के क्या बनाते हैं, एप्लेनोस्पोर्स बनाती हैं और अचल बीजाणु म्यूसिलेज के आवरण से चारों ओर से घिरे रहते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में इनकी रक्षा करता है। यह अवस्था पाल्मेला स्टेज कहलाती है। तो आप समझ चुके होंगे, एग्जाम्पल आप इसके याद रखिएगा, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। अगला हम देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है हाइपनोस्पोर, या इसको हम क्या कह सकते हैं, हिप्नोस्पोर्स कहते हैं। हिप्नोस्पोर्स में हमारा वाउचेरिया आता है। हम बात करेंगे इसे हम क्या समझें या क्या होता है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में हिप्नोस्पोर बनते हैं और ये बीजाणु अचल होते हैं, मीन्स नॉन मोटाइल होते हैं। अनुकूल परिस्थितियों के मिलने पर ये अंकुरण करके नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यूरिडोस्पोर किसको कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं यूरिडोस्पोर। यूरिडोस्पोर जो होता है ये पैक्सिनिया में पाया जाता है। पैक्सिनिया आप जानते हैं कवक होता है, जैसे पैक्सिनिया ग्रेमिनिस। तो इसी प्रकार से हम बात करेंगे ये पैक्सिनिया में कोनिडियोफोर पर विशेष प्रकार के संवृत तथा एक कोशिकीय स्पोर्स पाए जाते हैं, जिन्हें यूरिडोस्पोर्स कहते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं, थोड़ा सा आप नीचे की तरफ आए, यहां पर आप देख रहे होंगे आर्टोस्पोर्स ओडिया दिया गया है। आर्टोस्पोर्स के एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पर आर्टोस्पोर दिया गया है। आर्टोस्पोर्स में क्लोरेला आता है और क्लोरोकोकस आता है। ये क्या होते हैं, ये मात्र कोशिका के अंदर ही नए शैवाल पौधे का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं, ये मात्र कोशिका के अंदर ही नए शैवाल पौधे का निर्माण करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर वेसेडियोस्पोर्स दिया गया है। वेसेडियोस्पोर्स क्या होते हैं, इसको आप ध्यान से समझेंगे। वेसेडियोस्पोर्स, इनका निर्माण जो होगा वो बेसेडियम में होता है और ये एक कोशिकीय तथा अगुणित होते हैं। अगला हम बात करेंगे, एस्कोस्पोर दिया गया है। एस्कोस्पोर्स जो होता है इसमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय अगुणित होते हैं। इनका निर्माण अंतर्जनित रूप से होता है और इनका निर्माण धानी के संरचना में होता है। मीन्स इनका जो निर्माण होगा वो इसको स्पोर, यहाँ पर लिखा हुआ है एस्कोस्पोर, तो इसको स्पोर्स जो होगा इसको स्पोरेंजियम में होगा, एक धानी में होगा, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्कस कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ओडिया दिया गया है। जो ओडिया होता है, कभी कभी कवक सूत्र क्या होता है, टूटकर एक कोशिकीय ओडिया का निर्माण करता है। ये नए जीव का निर्माण करते हैं, जैसे राइजोपस होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे, यहाँ पर दिया गया है इंडोस्पोर। इंडोस्पोर जो होगा, यहाँ पर इंडोस्पोर क्या होगा, प्रतिकूल परिस्थितियों में नीले हरे शैवाल और जीवाणुओं में अनेक अंतः बीजाणु बनते हैं, जिनके चारों ओर पतली भित्ति उपस्थित होती है और ये अनुकूल परिस्थितियों में क्या होते हैं, फिर से नए जीव बनाते हैं। इसमें जैसे हमारा ब्लू ग्रीन एल्गा आता है। इसके बाद हम बात करेंगे कोनिडियोस्पोर की। कोनिडियोस्पोर होते हैं, कोनिडियोस्पोर जो होंगे इसमें हमारा एस्परजिलस आता है और पेनिसिलियम आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगला देखेंगे, फ्रेगमेंटेशन दिया गया है। फ्रेगमेंटेशन की थोड़ा सा डिफिनेशन देखते हैं। When an organism breaks down into several fragments is known as fragmentation. मीन्स जब कोई भी जीवधारी एक छोटे छोटे टुकड़ों में या उसका शरीर प्रत्येक छोटे छोटे भागों में बट जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। लिखा हुआ है जैसे फंजाई है, लाइकेन है, स्पंजेस हैं, स्टारफिश है, स्पाइरोगाइरा है, यूलोथ्रिक्स है। एग्जाम्पल याद रखना है आपको। अगला यहाँ पर देखेंगे, रीजनरेशन दिया गया है। रीजनरेशन आप सभी जानते हैं, जिसे हम पुनरुद्भवन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब कोई भी जीवधारी के किसी अंग से या उसके समस्त शरीर के किसी भी भाग से नए जीवधारी का निर्माण हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं अमीबा, हाइड्रा और प्लेनेरिया। तो यहाँ पर देखेंगे प्लेनेरिया के कितने विभाग कर दिए जाएं तो उसके प्रत्येक हिस्से से प्लेनेरिया का निर्माण हो जा रहा है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, रीजनरेशन कहेंगे।
अगला यहाँ पर दिया गया है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इसे देखो यहाँ पर वेजिटेटिव और प्रोपागेशन दोनों दिए गए हैं, लिखा हुआ है इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट सिस्टम एंड लीव्स बड्स। कहने का मतलब ये है कि इससे क्या होगा कि कोई भी जो जीवधारी है वो अलैंगिक प्रजनन के द्वारा नए पौधे का निर्माण करता है। अब वो जो पौधे होंगे किस भाग से निर्मित हो सकते हैं? रूट से हो सकता है, स्टेम से हो सकता है, लीफ से हो सकता है, बड से हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ना है कि ऐसे कौन से पौधे हैं जो स्टेम के द्वारा क्या करते हैं? नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर स्टेम के बारे में दिया गया है, मतलब तने के बारे में दिया गया है। जैसे अंडरग्राउंड स्टेम दिया गया है, सब एरियल स्टेम दिया गया है और एरियल स्टेम दिया गया है। मतलब ऐसे तने या ऐसे पौधे के तने जो मिट्टी के अंदर हों, और ये ऐसे दिया गया है कि जो मिट्टी के थोड़ा सा ऊपर हों, जो मिट्टी से धसे हुए हों, और ये दिया गया है मिट्टी के ऊपर हों, वायु के संपर्क में हों। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे कुछ ऐसे पौधे दिए गए हैं जो अंडरग्राउंड स्टेम, कहने का मतलब है जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो इसमें आप ट्यूबर देख रहे हैं। ट्यूबर आप सभी जानते हैं जिसको हम आलू कहते हैं। आलू का जो बोटेनिकल नेम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। सोलेनम जो ट्यूबरोसम होता है, इसमें हम क्या देखते हैं? आप सभी जानते हैं कि जो पौधे की जड़ होती है, जड़ से निकली हुई जो शाखाएं होती हैं, शाखाओं का जो एंडिंग पॉइंट होता है उसमें भोजन के संचय होने से वो क्या बन जाता है? ट्यूबर बन जाता है, जिसे हम आलू कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे रेजोम लिखा हुआ है। रेजोम में आप देखेंगे पेरिनियल अंडरग्राउंड स्टेम दिया गया है। इसके अंतर्गत आप सभी जानते हैं जो हमारा कुरकुमा या डोमेस्टिका यानी कि हल्दी है, अदरक है, आयरिस है, फर्न है। इसमें आप देखे होंगे जब आप अदरक खरीदते हैं, हल्दी खरीदते हैं तो उसमें नोट्स पाए जाते हैं, गांठें पाई जाती हैं। वो गांठें हमें ये दिखाती हैं कि ये तने, ये क्या है? तना है। और इसी में से क्या निकलती? बड्स निकलती हैं, और बड्स से फिर क्या हो जाता है? नए जीवधारी या नए पौधे का विकास होता है। आप हमेशा याद रखिएगा कि बहुत ही रेयर केसेस में जड़ों में क्या होते हैं? नोट्स होते हैं। अगर किसी भी जगह पर नोट्स हो रहे हैं तो वो तने का हिस्सा होगा, वो जड़ नहीं हो सकता है। अगला हम बात करते हैं यहाँ पर बल्ब की बात करते हैं। देखिए बल्ब आप सभी जानते हैं, जैसे प्याज बल्ब जैसा होता है कि नहीं होता है? तो आप हमेशा याद रखिएगा जिससे इसका निर्माण हमेशा सल्क से होता है। किससे होता है? सल्कीय भाग से होता है। और इसके अंतर्गत जो हमारे एग्जाम्पल आते हैं वो एलियम सीपा आता है, गार्लिक आता है, टुलिप आता है, और यहाँ पर नार्सिसस आता है। जो नार्सिसस है इसके अंतर्गत किस में आता है? बल्ब में आता है। तो हमेशा याद रखिएगा। और कॉर्म की बात करते हैं। कॉर्म आप जानते होंगे, प्रकंद, घन, कंद नाम सुने होंगे, तो उन्हीं में से है आपका कॉर्म। कॉर्म के अंतर्गत हमारा यहाँ पर आता है कोलोकैसिया आता है, और ग्लेडियोलस आता है, और क्रोकस आता है। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल याद रखना है। अब हम बात करेंगे कि जो सब एरियल स्टेम्स हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उनको किन नामों से जानते हैं। तो जो सब एरियल स्टेम्स हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, जिसे हम रनर कहते हैं। जो हमारा ऐसा तना होता है जो मिट्टी के थोड़ा सा कुछ धसा होता है और कुछ ऊपर रहता है, मिट्टी के कुछ ऊपर रहता है और कुछ धसा रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सब एरियल स्टेम कहेंगे। इसके अंतर्गत जो हमारा रनर होता है, रनर हम किसमें देखते हैं? ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में होता है। जैसे आप जानते हैं, इसका एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हैं, साइनोडॉन जिसको हम दूब कहते हैं, सेंटेला कहते हैं, और ऑक्जेलिस कहते हैं। इसमें आप डायग्रामेटिकली देख सकते हैं। इसे देखो यहाँ पर ये मिट्टी से पकड़ा हुआ है, ये मिट्टी से पकड़ा हुआ है, लेकिन ये बीच में क्या है? ये मिट्टी से नहीं पकड़े हुए, तो इसको क्या कहते हैं? रनर कहते हैं। तो इसके बाद में हम अगला देखते हैं कि जो सब एरियल स्टेम्स है वो क्या है? तो सब एरियल स्टेम्स हमारा जो है सकर है। क्या है? सकर है। सकर के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारा मेंथा दिया गया है, पुदीना जिसको हम कहते हैं, इसके अलावा हम यहाँ पर देख रहे हैं कैरोसेंथियमम दिया गया है, कैरोसेंथियमम दिया गया है। तो यहाँ पर ये मेन स्टेम है, और मेन स्टेम से देखिए मिट्टी के अंदर जाते हुए ये क्या निकला है? नए पौधे का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मिट्टी में धसा हुआ है, लेकिन फिर जा करके ऊपर निकला हुआ है। तो ये एयर के टच में, और ये एयर के टच में नहीं, इसलिए सब एरियल कहा जाता है। और इस तरह की संरचना को हम क्या कहेंगे? सकर कहेंगे। तो सकर आप सब जान रहे हैं किस में पाया जाता है? मेंथा में पाया जाता है, पुदीना में पाया जाता है, मिंट में पाया जाता है। अगला यहाँ पर है जिसे हम क्या कहेंगे? स्टोलोन कहेंगे। स्टोलोन जो है आप यहाँ पर डायग्रामेटिकली देख सकते हैं, स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है। और कैसे कहते हैं इसको स्टोलोन? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा मिट्टी के ऊपर उठा हुआ है, मिट्टी के ऊपर उठा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे? स्टोलोन कहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ऑफसेट। ऑफसेट जो हमारे होते हैं हाइड्रोफाइट्स होते हैं, ये जलकुंभी में पाए जाते हैं, जिसे टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एकॉर्निया कहा गया है, पिस्टिया कहा गया है।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब कोई पौधा होता है उससे जाल निकल करके जो है थोड़ा सा पानी के ऊपर भी रहता है, तो इसीलिए उसको सब एरियल कहा जाता है। तो ये एग्जाम्पल आप जो है इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं एरियल स्टेम्स है। जैसे आप गन्ने को देखे होंगे, गन्ने में जो नोट्स होती हैं, गन्ने में जो नोट्स होती हैं वहाँ पर जड़ें निकलती हैं, नोट्स होती हैं, उसको काट कर हम बो देते हैं तो जड़ें निकल जाती हैं, वहाँ पर बड निकल जाते हैं और पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। जो एरियल स्टेम होगा, यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एरियल स्टेम भाग लेने वाला है वो शुगर केन एग्जाम्पल याद रखिएगा। अगला हमारा जो है सब एरियल रूट्स भी आती हैं, और इसके अलावा जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बुलबिल हमारा होता है, जो एरियल बर्ड्स होते हैं ये फ्लैशी बर्ड होते हैं। इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा, एगेव होता है। तो इस प्रकार से जो हमारा एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन था वो कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर दें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।